हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के हिंदी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे हूबहू वैसा ही प्रश्न कराया जाएगा जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, इसमें हम टोटल 40 प्रश्न करेंगे और 40 अंक का प्रश्न रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट में क्लास 9 में हर एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे ही सारे सवाल एमसीक्यू होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप सभी को ऑप्शन दिया जाता है और ये सभी प्रश्न जो है एक एक अंक के होते हैं। इस हिसाब से टोटल 40 प्रश्न 40 अंक के होंगे, जिनको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। बोला गया सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए और सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। अगर आप गलत करते भी हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, इसमें हम पूरी तरह से जो भी चीजें ईमानदारी से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है आप अच्छे परफॉर्मेंस कर सके। और ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 9835146164 पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन और अपडेट्स हमेशा आपको मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाएगा, यानी कि एक गद्यांश रहेगा और दूसरा पद्यांश रहेगा और इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा गया है पहला, साथियों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के सही विकल्प का चयन करें। बोला गया है हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोबोर कर देते हैं। ठीक है, सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। ये बोला गया। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया क्वेश्चन, बोला गया है कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। तो किसके आगमन के, साथियों, तो नववर्ष के आगमन के समय जो है खेत लहलहाने लगते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में अब नया साल आने वाला, 2025 आने वाला है, नया वर्ष। तो अभी जो है खेत सब कैसे लहलहा रहे हैं, सभी खेतों में जो धान हो गए, खेत से धानों की कटाई भी हो रही है। तो ये नववर्ष आने का समय है। बोला गया गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। तो साथियों, कैसे मनाते हैं, तो हर्षो उल्लास के साथ, पूरे जो है हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग जो है त्योहारों को मनाते हैं मिलजुल के। अगला प्रश्न है साथियों, तीसरा नंबर, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक बोला, एक टाइटल देने बोला कि कहानी जो दे रखा है गद्यांश, उसका एक टाइटल क्या हो सकता है। तो साथियों, टाइटल यहाँ पे सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, त्योहारों का जो है महत्व हो जाएगा। त्योहारों का जो महत्व है भारत में वो उसके बारे में बताया गया। देश और त्योहार नहीं, त्योहारों का महत्व ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित शब्द जो उसमें प्रयोग, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। साथियों, प्रफुल्लित का पर्यायवाची क्या होता है, खुशी होता है। क्या होता है, खुशी होता है प्रफुल्लित का पर्यायवाची। विषाद नहीं होगा साथियों, स्वागत भी नहीं होगा, सम्मान भी नहीं होगा, क्या होगा, खुशी। प्रफुल्लित होना, हर्षोल्लास होना, खुशी होना होता है। अगला एक गद्यांश के साथ अब दूसरा पद्यांश दिया गया है। इसमें भी बोला गया है कि एक पद्यांश है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए। अभी पूछा जाएगा कि भगवान के डाकिए कौन है साथियों, तो पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, पक्षी भी और बादल भी। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, बोला गया है पक्षी और बादल को किस रूप में बताया गया साथियों, तो भगवान के डाकिये के रूप में बताया गया। बोला गया हम देश से, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं साथियों, तो पक्षी और बादल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षी और बादल जो है एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती है, एक तो होता है उपसर्ग, दूसरा होता है साथियों प्रत्यय। उपसर्ग हम लोग बोलते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगे साथियों, कहां पे लगे, बाद, सॉरी, उपसर्ग जो है किसी शब्द के जो है पहले लगता है, यानी कि आगे लगता है। प्रत्यय जो है साथियों पीछे लगता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हम बताएं तो सुगंध, सु जोड़ गंध बनाए साथियों, सु जोड़ गंध, तो सुगंध जो है आगे लगा, ये आगे होगा यहाँ पहले जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, सुगंध, सुगंध के पहले क्या लगा साथियों, सु लगा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा
सु जो है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे एक उदाहरण जैसे हम ले ले, मान के चलिए कोई उदाहरण जैसे संपूर्ण, क्या हो जाए संपूर्ण, तो पूर्ण के आगे क्या लगा साथियों, संग लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और बाद में लगा रहे तो उनको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। आगे बोला पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जैसे हम लोग जो गद्यांश का टाइटल दिए थे उसी तरह पद्यांश का टाइटल पूछा, तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश और महादेश ना जी, टाइटल क्या हो जाएगा, प्रकृति के संवाहक, संवाहक यानी कि प्रकृति के जो है संचार जो करते हैं एक दूसरे से दूसरे जगह जाते हैं उसको संवाहक बोलते हैं, तो पक्षी और बादल। तो 8 प्रश्न साथियों आपका 2025 परीक्षा में भी 8 प्रश्न, 4 प्रश्न गद्यांश से और 4 प्रश्न पद्यांश से पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी सा प्रश्न पूछा जाएगा, कोई हार्ड नहीं होगा, बाकी हम जो चीजें करा रहे हैं वो करते रहिएगा तो एग्जाम बहुत आसानी से अच्छा होगा और आप जो है अच्छे ग्रेड ए प्लस ग्रेड भी लाओगे। आगे साथियों व्याकरण से सवाल पूछा गया, संख्यावाचक विशेषण की पहचान कीजिए। देखिए नाम से क्लियर कि संख्या जिसमें आता है वैसा विशेषण पहचानना। लाल टोपी, सर लाल टोपी की विशेषता बता रहा है कि लाल है, जिसमें संख्या नहीं है। गोल चश्मा, चश्मा की विशेषता बता रहा है गोल है, तो ये तो विशेषण तो है लेकिन संख्यावाचक नहीं। अच्छा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है अच्छा है, लेकिन ये संख्या तो नहीं है। दो बैल, बैल की विशेषता क्या इतना बता रही है कि दो बैल है, तो ये साथियों संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि इसमें संख्यावाचक आता है। गुणवाचक भी पूछता है साथियों कि गुणवाचक विशेषण कौन होगा, तो इसमें गुणवाचक जो किसी गुण के बारे में बताया, जैसे आदमी का गुण क्या बता रहा है वो अच्छा है, गुणवाचक पूछता तो ये हो जाता, दिक्कत नहीं है। चलो अगला बोला विज्ञान में इक शब्द जब लग जाता है, इक प्रत्यय लगने से क्या बनता है, तो विज्ञान में साथियों इक प्रत्यय लग जाएगा तो वैज्ञानिक बन जाएगा, ठीक है। आगे बोला सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, 11वें नंबर। तो देखो सरल वाक्य जो बिल्कुल सीधा सपाटा लिखा है उसमें कोई ओल झोल नहीं है। जैसे वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, देखो इसमें ओल झोल दे दिया और, तो ये साथियों संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जिसमें और लगा होता है साथियों वो संयुक्त वाक्य। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, तो ये साथियों मोहन कहा कि कल वर्षा होगी, तो की लगा है, ये साथियों हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। ये साथियों बोला वर्षा हो रही थी तथा लड़के खेल रहे हैं, ये यहाँ तथा या फिर और लगा तो साथियों संयुक्त हो जाएगा। सरल वाक्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, जोर जोर से वर्षा हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बोला इनमें से कौन सा वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही से प्रयोग हुआ। देखो उसने खाना खा रही थी, ऐसा होगा, उसने खाना खाया ऐसा सही था, ये तो गलत है। सीता ने भजन गा रही थी, सीता भजन गा रही थी होता। मोहन ने बाजार गया था, मोहन बाजार गया था। शिक्षक ने कहा है, हाँ ये सही है, शिक्षक ने कहा है, तो ने बिल्कुल सही जगह प्रयोग किया गया। चलो अगला प्रश्न है साथियों 13वां नंबर, निम्नलिखित में साकार का विलोम शब्द, साकार शब्द का विलोम शब्द पूछा गया साथियों, तो कौन सा हो जाएगा, निराकार। साकार का क्या हो जाएगा, निराकार। अगला बोला ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना साथियों क्या हो जाएगा, यानी कि बदला लेना जो है कड़ा प्रतिरोध करना। तो ईंट का जवाब पत्थर से लेने का अर्थ हो जाएगा साथियों कड़ा प्रतिरोध करना, यानी कि बदला जो है उससे भी तेज लेना। आप अगर ईंट बजाए तो हम पत्थर बजाएंगे, ठीक है। बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा एक वचन है, साथियों एक वचन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आकाश है। आकाश जो है एक वचन की श्रेणी में, आंसू दर्शन और प्राण ये सब एक वचन नहीं है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां नंबर, बोला गया औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक पत्र साथियों दो तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, समझ लो जरा सा, औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम लोग जो ऑफिस वाला लेटर होता है, ऑफिशियल, जैसे स्कूल के किसी को टीचर को देना है या फिर कोई काम कराने के लिए ऑफिस में देना है, तो वो ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अनौपचारिक साथियों हम लोग उस लेटर को कहते हैं अनऑफिशियल, जो हम लोग अपने नाना चाचा भाई दादा दादी को लिखते हैं, ये हम लोगों का अनऑफिशियल लेटर कहलाता है। तो ऑफिशियल जो लेटर होगा उसमें अभिवादन हम लोग नहीं देते, क्या नहीं देते, अभिवादन। अब थोड़ी ना बताओ कि सब कुशल मंगल हैं, आप भी कुशल मंगल होंगे, जैसे प्रिंसिपल को पत्र लिखते हो तो थोड़ी ना बोलते हैं मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे, मम्मी को प्रणाम कहना, पापा को प्रणाम करना, ऐसा प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, नहीं लिखते हैं सर। तो अभिवादन जो है उसमें नहीं होता, लेकिन अगर अनौपचारिक पत्र होता तो अभिवादन होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प नहीं होता, तो अभिवादन। दिनांक तो आपको देना होगा, किस डेट को लिख रहे हो, विषय भी देना होगा, पता भी देना होगा, लेकिन अभिवादन नहीं देना पड़ता। अगला साथियों निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। जब हम लोग कोई चीज पे निबंध लिखते हैं साथियों, तो लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं निष्कर्ष लिखते हैं, या फिर उसी को कहा जाता है उपसंहार। क्या कहा जाएगा साथियों, उपसंहार, ठीक है। आरंभ किए, मध्य किए, विस्तार किए, उपसंहार कर दिए। अगला है साथियों संवाद में कौन सा अंश आवश्यक होते हैं। अगर संवाद किसी से आप बोल रहे हैं, मान चलिए आप स्टेज पे हैं साथियों, या फिर किसी से कुछ बोल रहे हैं, तो क्या क्या चीज जरूरी है, या फिर किसी को कोई चीज बता रहे हैं, तो केवल विचार या केवल नाम, केवल समय नहीं, नाम भी आना चाहिए, भाषा, स्थान और गतिविधि। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18वें नंबर का।
19वां नंबर साथियों प्रश्न है, बोला गया है पाठ्य पुस्तक से। देखो अब जो है साथियों 18 सवाल आपके तो ऐसे थे जो ना ही आपके पाठ्य पुस्तक से थे ना ही आपको बुक से बनाने थे। ये सारे के सवाल कैसे थे, या तो गद्यांश थे या तो पद्यांश थे, गद्यांश और पद्यांश, और बाद बाकी व्याकरण। 10 सवाल आपके व्याकरण से रहे और 8 सवाल आपके गद्यांश पद्यांश से रहे। बाकी के जो साथियों 22 सवाल आपके होंगे वो आपके बुक से होगा, और बुक को आपको करना जरूरी पड़ता है। बोला गया है 19 से 22 तक के सही प्रश्नों का चयन करें। बोला गया है एक काले माथा वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यहाँ पे पूछा चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। तो साथियों चिड़िया के माथे का रंग कैसा है ये प्रश्न पूछा गया 19वें नंबर सवाल पे। तो यहाँ पे जब पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया गया है एक काले माथे वाली, तो कैसा रंग, तो काला माथा था सर, काला। बोला गया कवि ने चतुर किसे कहा है। साथियों कवि ने जो है चतुर किसे कहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा चिड़िया को। ठीक है, अगला बोला चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। तो किस तरह पकड़ती है साथियों, तो चिड़िया जो मछली को कैसे झपाटे मारकर पकड़ती है, ऊपर दे रखा था। गगन का पर्यायवाची शब्द पूछा है साथियों कि गगन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, होगा नहीं, नहीं होगा। तो साथियों गगन का पर्यायवाची शब्द आसमान भी होता है, नभ भी होता है, आकाश भी होता है, वसुधा नहीं होता। वसुधा हम लोग कहते हैं किसको, भू को, धरती को, पृथ्वी को हम लोग वसुधा कहते हैं। तो यही ऑप्शन होगा साथियों जो गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला शब्द है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए। साखियां एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्समक रूप को जो है दिए गए इनमें से गलत का चयन करें। देखिए पहला दिया गया है 23वां नंबर में, बोला गया साथियों पखा पक्षी पशु पक्षी अनंत अनंत, अनंत को आनंद ये सही है, दुहू दुहू यानी दुहू बच्चा, तो दोनों बच्चा ये सही है। निरपक्ष या फिर निष्पक्ष ये सही है। लेकिन पखा पक्षी पशु पक्षी, पखा पक्षी तो ठीक था, लेकिन पशु जो है साथियों ये पक्षी को डिनोट नहीं करता है। तो यहाँ पे साथियों आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला बोला गया। इनमें गलत कौन सा है, तो गलत ए नंबर है। अगला बोला वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। वाक पाठ के आधार पर कौन सा वाक्य सही है साथियों, ये प्रश्न पूछा गया। बोला भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती, ये तो गलत है सर, मानती है। अगला बोल रखा है भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ये सही आंसर है साथियों। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, ये वाक पाठ में दिया गया है। कवियत्री उत्तराई के रूप में रुपये देना चाहती, ये नहीं साथियों, गलत है। कवियत्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है, ये भी गलत है। तो आंसर एक ही हो जाएगा साथियों, बी नंबर। आगे पूछा गया कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया। तो मोहन के व्रत द्वारा साथियों किसकी ओर, तो मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया गया। 25 नंबर का बी नंबर होगा, कैदी और कोकिला से मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया गया है, जिसको हम लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न बोला मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। धूल पूछा जा रहा है साथियों किसका प्रतीक है, तो ये हो जाएगा युवती का प्रतीक। ठीक है, मेघ आए कविता के अनुसार धूल जो है वो एक युवती का प्रतीक है। आगे साथियों एक गद्यांश दिया गया जो आपके बुक से उठाया गया। ठीक है, बोला गया गधे को कभी क्रोध नहीं करते नहीं सुना न देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष भी की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। तो ये गधे की कहानी के बारे में दे रखा है। पूछा गया है गधा कैसा प्राणी है साथियों, तो गधा जो है सर कैसा प्राणी है, तो बिल्कुल सहनशील प्राणी है, क्रोधित नहीं है, सहनशील प्राणी है। ठीक है, बोला गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे साथियों जब पढ़ोगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा गधे में ऋषि मुनियों के गुण है। कौन सा गुण है ये यहाँ पे बोला गया, वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सब गुण दे रखा है। तो गधे में कौन सा गुण है साथियों, ये पूछा गया। तो यहाँ पे 28वें नंबर का कौन सा हो जाएगा, सुख दुख में समान भाव से रहने का। जैसे संत मुनि सब क्या होते हैं, उसके लिए सुख और दुख समान चीजें। गधे को आदमी क्या समझता है, गधे को जो है सर आदमी क्या समझता है ये पूछा गया, तो बेवकूफ समझता है। यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो लिखा गया, देखो उसे आदमी बेवकूफ कहता है, यहाँ पे दे रखा है। तो ये गधे को आदमी बेवकूफ कह रहा है, ये चीज यहाँ पे बता रखा है। आगे साथियों बोला गया, आगे अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार विषाद शब्द का क्या अर्थ होता है। विषाद मतलब साथियों दुख होता है,
तो गद्यांश के अनुसार विषाद शब्द का क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है लहासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था। तो लहासा की ओर जो पाठ है जिसको राहुल संकृत्यायन ने लिखा है उसमें बोल रखा है साथियों कि उसके साथ सहयात्री जो उनका था वो कौन था, तो सुमति था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली साथियों केरल में स्थित है। अगला बोला किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी। तो देवी मैना पर साथियों किसने सहानुभूति दिखलाई थी, तो सर टॉमस हे ने। किसने, सर टॉमस हे ने जो है देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी। अगला है साथियों 34वां नंबर मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया था। तो महादेवी वर्मा ने जो है उनकी माता जी को सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया था साथियों, तो वो था पंचतंत्र को। अगला बोल रखा है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई। तो प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया। ठीक है, अगला है साथियों 36वां नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया था। तो आजादी का सिपाही जैसे वर का जो है ढूंढने का आग्रह किया था। अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो रीढ़ की हड्डी साथियों किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है, तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रीढ़ की हड्डी लिखी गई है सर। अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है साथियों। तो जो विवाह के लिए योग्य हो चुके हैं रीढ़ की हड्डी में उस कन्या का नाम पूछा गया, तो उमा था साथियों। अगला निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है। विस्थापन यानी कि एक जगह से व्यक्ति को जब दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसको वहां से जगह से हटा दिया जाता है, तो उसको विस्थापन बोलते हैं। तो कौन सी कहानी में विस्थापन का दर्द है साथियों, तो माटी वाली कहानी में, सी नंबर। अगला और अंतिम साथियों प्रश्न है माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो माटी वाली पाठ में साथियों टिहरी शहर का वर्णन किया गया। 40वें नंबर प्रश्न का आंसर होगा। साथियों इस तरह से हमने 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखा जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे क्लास 9th में ऐसे ही सवाल झारखंड बोर्ड पूछती है और पूछेगी भी। तो इन सारे सवाल जो झारखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे लगातार अपलोड होते रहेगी। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अपडेट आती है या फिर वीडियो अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथियों अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो 9835146164 पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिससे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है या कोई अपडेट्स है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सके। साथियों इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगला किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए उनका भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।